So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, आज से हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके। सो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज भूमिका शर्मा, ओके, एंड आई टीच बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, हम लोग एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे एंड जो नोट्स है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। नोट्स आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, यानी कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि जो लाइफ को ओरिजिन हुआ, लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई, वो कहाँ पे हुई? वाटर के अंदर हुई। वो कहाँ पे हुई? वाटर के अंदर। सिंस रिसर्चर बिलीव, देखो ये जो पॉइंट्स है हम लोग ऐसे हाईलाइट करते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर लाइन में। सिंस रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस rather देन इन द ओशियन। ठीक है, यानी कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो शायद कहाँ पे स्टार्ट हुई होगी? वो छोटे वाटर पूल्स के अंदर स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि उनका ऐसा मानना है कि बिग ओशियंस में नहीं, बड़े बड़े ओशियंस में नहीं, शायद छोटे जो वाटर पॉन्ड पूल्स होते हैं वहां पर विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हुआ होगा? लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल ऑफ सच एनवायरनमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? ये ऐसे हैबिटेट होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है, जहां पर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग्स ऑफ कुगा वैली इन लद्दाख। ठीक है, अब ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर किसकी बात हो रही है? हॉट स्प्रिंग्स ऑफ प्यूगा वैली इन लद्दाख। इट मेंटेन्स वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग अभी बीपी से लिख रहे हैं, वो कितना होता है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप सोच के देखो कि जो प्यूगा वैली के अंदर जो हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ऐसे वाटर पूल्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे जो वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो नियरली बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि नियरली 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है? इवन इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि ठंडे से ठंडे क्लाइमेट में भी वो जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहां पे जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा देखने को मिलता है। These environmental conditions seem to be similar to those on early Earth about 3.5 billion years ago। यानी कि ये जो ऐसी कंडीशंस है कि कोल्ड में भी, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में भी इतना ज्यादा हॉट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो वाटर पूल्स का, ऐसी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो किससे सिमिलर है? जो प्रिमिटिव अर्थ हुआ करता था। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ यानी अर्ली अर्थ, ठीक है, जब शायद लाइफ फॉर्म्स उतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जैसा था। तो ये क्या है? ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिनोट करता है, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस की सिमिलर एनवायरमेंट है। The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria and are called thermophiles। अब आपने यहाँ पे क्या याद रखना है? वो ऑर्गेनिजम्स जो हॉट टेम्परेचर में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में, ठीक है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं? दे आर हीट लविंग बैक्टीरिया। देखो, ठंड में कौन सरवाइव कर पाएगा? जो जिनको शायद कोल्ड पसंद होगा, ठीक है, हीट लविंग बैक्टीरिया जो होगा, यानी कि उसको क्या है? गर्मी से प्यार है, ठीक है, तो ये जो हीट लविंग बैक्टीरिया यही तो हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव कर पाएगा। इनको नाम दिया जाता है थर्मोफाइल्स। ठीक है, इनको क्या नाम दिया जाता है? थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं।
Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleoscientists, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate form rapidly around them. ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, जो कि लखनऊ में है। वहां के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया एंड उन्होंने ऐसा देखा कि जो हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, यानी कि ऐसे वाटर पूल्स या ऐसे हैबिटेट्स जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है, एंड वहां पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई है, तो उनके अराउंड ना कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है, उनके अराउंड क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो, these deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, ठीक है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। अब ध्यान से समझो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्यों प्रेजेंट है या इसके पीछे का क्या रीजन है, तो हो सकता है ना कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये क्या कर रहे हो, जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशन, देखो इतना ज्यादा टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, तो जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसलिए हो सकता है वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अराउंड, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, शायद उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी इन्होंने ही हेल्प, ठीक है, जो फॉर्मेशन है उसके अंदर भी शायद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स है इन्होंने हेल्प किया। ओके, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि अगर सबसे छोटे लेवल पे बात की जाए जहाँ पे सेल एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है एक सेल, ठीक है, वो क्या होता है, सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं उनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, उनको ओरिजिनेशन होता है सिंगल सेल से, ठीक है, उनको ओरिजिन कहाँ से होता है, सिंगल सेल से। और अभी हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है इट रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंटेन ओनली वन सेल, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। जो नोट्स हैं आपकी, जो आपका न्यू एनसीईआरटी है एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये नोट्स कंप्लीटली उसमें से हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप नोट्स को पढ़ लोगे आपको अपनी एनसीईआरटी को भी ज्यादा ऐसे गो थ्रू करने की में टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंटेन ओनली वन सेल, तो जहां पे वन सेल प्रेजेंट होगा उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उनको क्या बोला जाएगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे वन सेल प्रेजेंट है उनको यूनिसेल्यूलर बोला जाएगा। एंड जहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, लाइक प्लांट्स, फिशेज, बर्ड्स और ह्यूमंस, उनको क्या बोला जाता है, उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे वर्क टुगेदर, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, टिश्यू होगा, टिश्यूज इन एक्शन। तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, ठीक है। नाउ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा, ठीक है, यानी कि जो एक जैसे सेल्स होंगे और जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से डाइजेशन करना है, ठीक है, ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। माउथ में भी डाइजेशन होता है,
स्टमक में भी डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। तो वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो शायद एक जैसे होंगे, तो वो क्या करते हैं, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, ठीक है। जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। और जो सेवरल ऑर्गन्स होते हैं वो साथ में वर्क करते हैं एंड वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल, नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग, दे फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने अभी किसका एग्जाम्पल लिया नीचे, डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, नेजल पोर्स भी आएंगे, ठीक है, जहां से हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स जो होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं, ठीक है। नेजल कैविटी आएगी, ट्रेकिया आएगा, लंग्स आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ, even when cells are organized into tissue, organ, and organ system, the cell remains fundamental unit of structure and function in all the living organism। यानी कि देखो, चाहे टिश्यू है, चाहे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। अब देखो, ऑर्गन सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना, डिफरेंट ऑर्गन से। ऑर्गन्स जो बने वो किससे बने, डिफरेंट टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बन रहे हैं, सेल्स से। तो यानी कि ये सब जो है, इनका जो बेसिक यूनिट है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, सेल से। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, सेल से। तो जो सेल होता है, सेल क्या है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम लोग इस चैप्टर में आंसर करेंगे, ठीक है। वन ऑफ देम इज कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि जो सेल्स है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एंड डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई, यानी कि क्या सेल्स हमेशा जिंदा रहते हैं या वो मर जाते हैं, ठीक है, उनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब एक बार ये स्लाइड देखो। अब ये जो स्लाइड है, इसे एक स्लाइड से हमने जितना ऊपर पढ़ा ना, ये सारा हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यूज, ठीक है, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। एंड ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो, ये कुछ रिवीजन नोट्स है। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि जहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है, मल्टीसेल्यूलर जहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यीस्ट। और मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और की पाथवे क्या है, यानी कि सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेन्स, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े कि जो लाइफ है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, इन एक्सट्रीम वाटर पूल्स, ठीक है। शायद एक्सट्रीम वाटर पूल्स में जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई, एग्जांपल हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। और हॉट स्प्रिंग्स में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका नाम क्या होगा, थर्मोफाइल्स। क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे रह पा रहे हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे या क्या होंगे, हीट लविंग बैक्टीरिया होंगे, और ये यूनिसेल्यूलर होंगे, यानी कि ये सिंगल सेल्ड होंगे। प्यूगा वैली इन लद्दाख में क्या है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, इट रिप्रेजेंट और रेप्लिकेट अर्ली अर्थ, यानी कि अर्ली अर्थ में जैसा टेम्परेचर रहा होगा, प्यूगा वैली ऑफ लद्दाख में ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलता है। एंड बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने ऐसा देखा, या उन्होंने ऐसा पाया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प, ठीक है, ओके। अब एक एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूट स्टडीड प्यूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने प्यूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया था, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। और ये कहाँ पे था, ये था लखनऊ। ये कहाँ पे है, लखनऊ, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स है वो किसमें हेल्प किया उन्होंने, फर्स्ट प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन पे, ठीक है। उन्होंने किसमें हेल्प किया, फर्स्ट प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ओके।
ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू स्टडी सेल्स। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो सेल्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चल अब देखो, the ability of human eye to see two very close objects as separate and distinct is called the limit of resolution of human eye, which is 0.1 mm। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यानी कि जो ह्यूमन आई होती है, ठीक है, ह्यूमन आई क्या कर सकती है? मान लो कि हमारी जो आईज है उसके पास में, ऐसे मेरे आईज के पास में ये दो हाथ है, तो मैं इन दो हाथों को देख पा रही हूँ कि अलग अलग है। ठीक है, ये दो डिफरेंट हैंड्स हैं। बट अगर मैं इनको ज्यादा पास 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 लाती रहूंगी तो क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो जो एबिलिटी है, ठीक है, जिस एबिलिटी की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं ह्यूमन आई से कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये क्या है, अभी ये एक पेन है, ये इस पेन का कवर है। ठीक है, तो मैं इसको देख पा रही हूँ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि कितना रिजोल्व कर पा रही है ह्यूमन आई। ठीक है, कितना रिजोल्व कर पा रही है ह्यूमन आई। और ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? ये होता है 0.1 mm। कितना होता है? 0.1 mm। Now, the point at which two different objects can no longer be seen as separate is called the near point of human eye, which is about 25 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? देखो, अब क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये दूर है तो मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। जैसे 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 पास आएंगे तो मैं इनको क्लियरली रिजॉल्व नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ना, अगर आप अपने आईज के पास में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट ले आओ, ठीक है, आप अपनी बुक जो होती है, ठीक है, हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो अगर बुक को आप बहुत पास ले आओगे तो आप जो लेटर्स है ना उनको क्लियरली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जहां पे लेके जाके, जितनी दूर लेके जाके आप बुक को क्लियरली पढ़ सकते हो, वो क्या होगा? नियर पॉइंट होगा। यानी कि नियर पॉइंट वो नियरेस्ट पॉइंट है जहां से आप क्या कर पा रहे हो? ऑब्जेक्ट को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, उसको नियर पॉइंट बोला जाता है, जो कि कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल आई है तो उससे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या होता है? अराउंड नियर पॉइंट प्रेजेंट होता है, नियर पॉइंट प्रेजेंट होता है। So 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct, otherwise they appear at single point। यानी कि अगर कोई दो पॉइंट्स जो है, ठीक है, अगर दो पॉइंट जो है वो क्या है? 0.1 mm दूरी पे प्रेजेंट है तो उनको एज डिस्टिंक्ट देखा जा सकता है, वरना वो क्या लगेंगे? एक सिंगल पॉइंट लगेंगे। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye। अब देखो, जो सेल होता है ना वो इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग ना ऐसे नहीं देख सकते, हमारी आईज से क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके अंदर लेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेंस प्रेजेंट होते हैं, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। A convex lens or a combination of lens, that is an objective lens and eyepiece, are used for the magnification of object to make it appear larger। अब देखो, ध्यान से समझो, कन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। ठीक है, यानी कि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि वो जितना बड़ा है उसको उससे बहुत ज्यादा बड़ा देख सकते हैं। मान लो
कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर को तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो जब इसको मैग्नीफाई किया जाए, मैग्नीफाई का मतलब है बहुत बड़ा कर दिया जाए, मान लो हमने इसको 10x मैग्नीफाई कर दिया, तो 10x का मतलब क्या है, अब ये क्या दिखेगा, इससे 10 टाइम्स बिगर दिखेगा। इसका क्या मतलब है, 10 टाइम्स बिगर दिखेगा, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा दिखेगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा दिखेगा। अब वो असल में तो उतना ही बड़ा है, पर वो अब हमें कितना बड़ा दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है 50 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स को भी हम लोग माइक्रोस्कोप में क्यों देखते हैं, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पे हम लोग उनको देख सकते हैं अनएडेड आई से, ठीक है। और एडेड आई से कितने पे देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से कितने पे देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप से, तो वो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन to observe the cells in 1665 using a self-designed microscope, जिसका मैग्निफिकेशन कितना हो सकता था, अप टू 200 to 300। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था, ठीक है, जो सेल ऑब्जर्व किया था इन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और वो जो सेल था वो क्या था, वो डेड सेल था। वो क्या था, एक डेड सेल था। वो क्या था, एक डेड सेल था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, यानी कि उन्होंने खुद से डिजाइन किया था इस माइक्रोस्कोप को। इतने अच्छे साइंटिस्ट थे वो, जो अराउंड 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, तो वो उसको 200 to 300 सेंटीमीटर तक बड़ा करके दिखा सकता, ठीक है। While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them cells. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो ट्री की बार्क होती है उसकी, जो उसमें जो कॉर्क होती है उसकी थिन स्लाइड को उन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड उसमें उन्हें क्या है, कुछ इस तरीके से, ये एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उनको कुछ इस तरीके से वहां पे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। कुछ इस तरीके से उनको वहां पे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। कंपार्टमेंट्स का मतलब डिविजन देखने को मिले, छोटे छोटे डब्बे देखने को मिले। उसको उन्होंने नाम क्या दिया, सेल्स का नाम दिया। उसको उन्होंने किसका नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज, that is 10x 40x, to achieve better magnification and resolution under visible light, ठीक है। तो जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में ज्यादातर लाइट माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी मैग्निफिकेशन जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो 10x भी हो सकती है, वो 40x भी हो सकती है, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप जो स्कूल्स में यूज किए जाते हैं। और माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वी सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा नजर आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमें बहुत बड़ा नजर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखाया हुआ है, लाइट माइक्रोस्कोप का। इसको अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ग्रीन कलर ले लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर होता है आई पीस, ठीक है। आई पीस वो रीजन होता है जहां पे हम लोग आई लगाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो आई पीस है, तो इस तरीके से हम लोग वहां पर, इसके थ्रू हम लोग जो नीचे पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, जो भी चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम आई पीस से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। किससे ऑब्जर्व करते हैं, आई पीस से। ये होती है बॉडी ट्यूब, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी जो बनी हुई है, ठीक है, उसकी ये बॉडी ट्यूब होती है। उसको बैलेंस भी करने में हेल्प करती है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इनको ना हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इनको ऐसे करेंगे, तो मान लो ये 40x का लेंस है, तो 40x पे हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म को या सेल को। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से हम लोग देख सकते हैं कि हमें कितना मैग्निफिकेशन चाहिए ऑब्जेक्ट का। स्टेज यानी कि जहां पे रखा जा रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म है जहां पे वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो रखा जा रहा है, ठीक है। मिरर, ठीक है, नीचे मिरर भी होता है रिफ्लेक्शन के लिए। बेस होता है, ठीक है, एक बेस होता है, ठीक है, यानी कि जो वो बेस जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप नीचे रखा हुआ है। हैंडल होता है जिसके थ्रू हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। फाइन एडजस्टमेंट नॉब, यानी कि ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करती है, ठीक है। और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट में हेल्प करती है।
जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब होती है वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करती है, ठीक है, वो बेटर रिफाइनमेंट करने में है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक्टिविटी को देखेंगे, अब हम लोग एक एक्टिविटी को देखेंगे, टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल, ठीक है। अब ये एक्टिविटी को देखते हैं, हमने क्या करना है, हम एक सेल के साइज को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स, ठीक है, आपने एक स्केल लेना है, ठीक है। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ द व्यू थ्रू आईपीस। अब देखो, आपने क्या करना है, वो जो स्केल है, मान लो आपका इतना जो है स्टेज पे वो रीजन है जो आप आईपीस में देख पा रहे हो, ठीक है, इतना आप देख पा रहे हो। अब आप क्या करोगे, आप वो जो रूलर है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, आप स्टेज के ऊपर रखोगे, जो स्केल है उसको आप कहाँ रखोगे, स्टेज के ऊपर रखोगे। एंड आप क्या करोगे, जो सर्कुलर फील्ड का डायामीटर है, ठीक है, आप स्केल पे कुछ इस तरीके से रखोगे, स्केल को कुछ इस तरीके से रखोगे, मान लो हमने इस तरीके से स्केल रख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इतना फील्ड है इसका डायामीटर हम मेजर करेंगे, ठीक है, जो वाली रीडिंग है ना वहां से हम रखेंगे और इसका डायामीटर हम मेजर करेंगे, इसका डायामीटर हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, और उसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर से वो जो डायामीटर है उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 mm, ठीक है। अब मान लो ये जो डायमीटर आया वो हमारा कितना आया, 5 mm आया। तो अब इस 5 mm को आप क्या करोगे, आप इस 5 mm को 5 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को, तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हो। यानी कि अगर हमें से माइक्रोमीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब उसके बाद में आप यहाँ से स्केल हटा लो, अब आप रूलर हटा लोगे। अब आप क्या करोगे, ऑनियन पील स्लाइड जो होता है, ठीक है, ऑनियन पील जो होता है उसको आप लोग क्या करोगे, उसकी स्लाइड को आप स्टेज पे रखोगे, ठीक है। उसको आप स्लाइड पे फोकस करोगे एंड वहां पे कितने सेल्स प्रेजेंट है, कितने सेल्स आपको उस डायमीटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उनको आप लोग क्या करोगे, काउंट करोगे, ठीक है। उस डायमीटर के अलावा कितना आपको देखने को मिल रहे हैं सेल्स, वो आप काउंट करोगे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको कितने ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, काउंट, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे काउंट करोगे नंबर ऑफ सेल्स को। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग द फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, रियल साइज ऑफ सेल जो है उसको आप फॉर्मूला की हेल्प से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, जो रियल साइज है वो आप किससे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि अगर हमें ऑनियन पील सेल का एक्चुअल साइज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, यानी कि जो विजिबल फील्ड है उसका कितना डायामीटर था अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायामीटर, ठीक है, यानी कि कितने सेल्स, ठीक है। अब मान लो कि ये जो डायामीटर है, ठीक है, वो हमारा कितना आया, 5000 माइक्रोमीटर आया। और मान लो कि उसके अलोंग जो सेल्स का नंबर है वो 100 है, ठीक है। तो आप एस्टिमेटेड साइज कितना निकालोगे, आप करोगे 5000 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 50 माइक्रोमीटर। हम लोग 50 माइक्रोमीटर में चल रहे थे ना, माइक्रोमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 माइक्रोमीटर। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, मान लो आपको 25 सेल्स दिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5000 बाय 25 इतना हो जाएगा, ठीक है। If the estimated size of an onion peel is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? ठीक है, यानी कि अगर 200 माइक्रोमीटर का सेल ही है, ठीक है, तो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी मैग्निफिकेशन पे देख रहे हैं, अगर हम 20x पे देख रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, अगर हम उसको 40x पे देख रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, ठीक है। तो कितना मैग्निफिकेशन पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है, उस पे क्या होता है ना, टोटल मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है, उस पे क्या होता है, टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10 into
10, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव का भी 10 है मैग्नीफाइंग पावर, और आईपीस का भी जो है वो भी कितना है, वो भी 10 है, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 100x, ठीक है, यानी कि उसको इतना मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। दिस मीन्स अ सेल विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर, ठीक है। तो वो कितना अपीयर करेगा, 100 टाइम्स लार्जर अपीयर, ठीक है। Now, does a microscope allow us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure? ठीक है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हमने आपकी एक एक्टिविटी जो है वो कर ली यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग थ्री मेन फीचर्स। अब देखो आजकल ना बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो क्यों इंप्रूव होते हैं, किस तरीके से इंप्रूव होते हैं माइक्रोस्कोप, उनमें तीन मेन फीचर्स इंप्रूव होते हैं। फर्स्ट इज रेजोल्यूशन, यानी कि कितना क्लियरली माइक्रोस्कोप दिखा पा रहा है। कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यानी कि कितनी ब्राइटनेस है, ठीक है, कितनी ब्राइटनेस है डिफरेंट पार्ट्स पे। और मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी कि कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा करके कितना क्लियरली दिखा पा रहा है, ठीक है। These improvements have turned the microscope into a powerful tool for studying cells. इसीलिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो हमें क्या करता है, सेल्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। इसीलिए वो क्या करता है, हमें सेल्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, ओके। अब ये देख लेते हैं एंड उसके बाद इतना करके फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो बॉक्सेस है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। Apart from light microscope, scientists use powerful electron microscope that reveal fine details of cell structure. यानी कि स्कूल लेवल पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जो सेल स्ट्रक्चर का बहुत फाइन डिटेल हमें देता है, ठीक है। These instruments uses a beam of electron, यानी वो क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ना हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ई माइनस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइट, यानी वहां पे लाइट नहीं यूज होती, वहां पे इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है। इसकी वजह से हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस मिलती है, और हम लोग सेल स्ट्रक्चर को नैनोमीटर स्केल पे भी देख सकते हैं। अब जो नैनोमीटर है वो तो और छोटा है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये तो और भी छोटा हो गया है ना, यानी कि तो माइक्रोमीटर से भी छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग उस पे भी क्लियरली उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ को आपको क्या दिखाया हुआ है, कोलोकेसिया लीफ का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है लोअर सरफेस, ठीक है, जहाँ पे स्टोमेटा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो स्टोमेटा कितने क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टोमेटा कितने क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डायग्राम, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अब देखो हमने जितना भी पढ़ा वो यहाँ पे एक स्लाइड में हमने रिवाइज कर लिया। लिमिट ऑफ ह्यूमन आई रेजोल्यूशन कितना, 0.1 mm, यानी कि 25 सेंटीमीटर। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया, कॉर्क में ऑब्जर्व किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, और उन्होंने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स देखे, और उन्होंने उसका नाम दिया सेल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। एंड उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यूज किया जिसका मैग्निफिकेशन कितना था, 200 to 300 टाइम्स, और उन्होंने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स देखे, और उन्होंने टर्म कॉइन की सेल, यानी कि जो टर्म सेल थी वो किसने कॉइन करी, रॉबर्ट हुक ने। साइज ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, डायमीटर ऑफ फील्ड अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, डायमीटर ऑफ फील्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स। अब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लाइट माइक्रोस्कोप यूज ग्लास लेंस एंड लाइट, वहां पे ग्लास लेंस यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो कैसे निकलती है, आईपीस का मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की जो रेजोल्यूशन होती है, मैग्निफिकेशन होती है, वो नैनोमीटर स्केल होती है, यानी कि इतने छोटे को भी बहुत बड़ा दिखा सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रोमीटर्स में मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत हाई रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, कितना होता है, 0.1 mm, ठीक है।
और डेफिनेशन क्या होती है रेजोल्यूशन की, कितना क्लियरली हम देख पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि कितनी ब्राइटनेस में डिफरेंसेस है, ब्राइटनेस में कितना डिफरेंस प्रेजेंट है, उसको हम कॉन्ट्रास्ट। ओके ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next video. Till then, keep learning.